नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के इंस्टीट्यूट चैनल पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं स्टार्ट करूंगा नई सीरीज़ अपनी इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ मैथमेटिक्स। ये पार्ट 1 है। ऐसे और भी पार्ट आगे आएंगे। आज के पार्ट में कुछ फॉर्मूलेस बताए जाएंगे आपको जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। एसएससी के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, सीएचएसएल हो गया, 10+2 लेवल का हो गया, सीपीओ हो गया, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं। सी सेट, यूपीएससी का सी सेट जो होता है उसमें भी मैथ्स पूछते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं पेपर 2 में सी सेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश पूछते हैं, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलेस। इसके अलावा रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंक पीओ क्लर्क के एग्ज़ाम्स होते हैं। इसके अलावा जो भी वनडे में होने वाले एग्ज़ाम हैं, ठीक है ना, उन सब में अगर मैथ्स पूछ रहे हैं तो मैथ्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ बताए जाएंगे। मतलब जो फॉर्मूलेज मेन हैं वो बताऊँगा। सारे आज नहीं बताऊँगा, ये पार्ट 1 है। सारे बताएंगे तो जो है बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ये और पार्ट भी आएंगे, जैसा रिस्पांस आपका अच्छा रहेगा तो और पार्ट भी लेके आएंगे। रिस्पांस कैसा भी हो और पार्ट आएंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ जो मैंने पहले चलाई थी 45 क्वेश्चन सीरीज़ की पसंद आई होगी और आपने देखी होगी। नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ इस सीरीज़ को देखिए। 5 क्वेश्चन सीरीज़ चलाई हुई है, ठीक है ना, और बहुत ही अच्छी सीरीज़ है। उसमें क्वेश्चन जो कराए गए हैं काफ़ी अच्छे हैं और आप देखेंगे एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आपको वो मेथड जो बताया गया है उनको, उन क्वेश्चंस का अगर वैसे मेथड से आप करते हैं तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, अब जो एग्ज़ाम में सब खेल है वो टाइम का ही है। जो बच्चा टाइम जितना ज़्यादा बचा लेगा उतना ही उसका फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि भाई पढ़ के सब लोग जाते हैं, सभी इंटेलिजेंट हैं आज, ठीक है ना, सभी लोग मेहनत करते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आप और हम कितने टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मेन है कि टाइम कितना हम सेव कर रहे हैं। और टाइम सेव होता है किससे? अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और कुछ मेथड्स हम चेंज कर लें, करने के मेथड में चेंज कर दें और प्रैक्टिस कर लें अगर, तो टाइम सेव होता है। तो भाई मेथड क्या चेंज करना है वो आपको मैं बताऊंगा और प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। मेथड्स जो चेंज करने वाले हैं वो मेरी हेडेक है और जो प्रैक्टिस है वो आपकी हेडेक है। अगर ये दोनों मिल जाएंगे, आप और मैं मिल जाएंगे, तो मुझे लगता है कि मैथ्स में तो भाई कहीं मात नहीं खाने की आप। मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से फॉर्मूलेज हम पढ़ेंगे आज देख लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो दोस्तों हम करेंगे स्टार्ट। पहला स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने ये मतलब कोई प्रिंटेड नहीं है, मैं इस पर समझाऊँगा। ये स्क्रीन है, वाइट स्क्रीन, इस पर समझाऊँगा फॉर्मूलेज कौन कौन से हैं, आपको सुनना है। और अगर भाई अभी तो अगर आप सपोज़ ट्रैवलिंग के टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या अपने आप ऑफिस में बैठे हैं या कहीं आप बैठे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पर आप नहीं लिख सकते हो, तो कोई नहीं, आप वीडियो देख लो। उसके बाद भाई प्रैक्टिस का मतलब है कि ये दोबारा देखना, कॉपी पेन लेके बैठना। तो जब भी आपको रात के टाइम, जो भी आपका टाइम आपने सेट कर रखा है पढ़ाई करने का, तो उस टाइम पर बैठकर दोबारा वीडियो देख लेना और कॉपी पेन लेके बैठना और फॉर्मूलेस को नोट कर लेना। ये आपके नोट्स बन जाएंगे। ध्यान रखना कि पीडीएफ निकाल के अगर आप पढ़ते हो और अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स पढ़ते हो, तो हमेशा हाथ से लिखे हुए नोट्स ज़्यादा माइंड में रहते हैं और जो पीडीएफ से पढ़े हुए नोट्स होते हैं वो माइंड में ज़्यादा दिन नहीं रहते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और शायद आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि भाई जो हम हैंड रिटन नोट्स होते हैं, हैंड रिटन नोट्स जो हम खुद अपने हाथ से लिखते हैं, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है बनस्पत के जो हम प्रिंटेड नोट्स पढ़ते हैं। प्रिंटेड नोट्स का इतना इफेक्ट नहीं होता। दुनिया भर की बुक्स मार्केट के अंदर हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, टॉपर्स हमेशा बोलते हैं कि जे अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स की वैल्यू ही अलग होती है दोस्तों। अपने नोट्स की अपनी अलग वैल्यू है, तो हमें वो वैल्यू बना रखनी है जो एक परंपरागत मेथड है कि भाई लिख कर याद करना। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लिख कर याद करना, लिख कर याद करने से जो है ज़्यादा देर तक मेमोरी के अंदर रिटेन रहती हैं चीज़ें। हम पढ़ते हैं या देखते हैं उसके मुकाबले अगर हम लिख कर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या लिख कर हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो ज़्यादा दिन तक
आपके माइंड में रहेगी। और मेन पर्पस हमारा यही है कि जो भी चीज़ हम पढ़ें वो हमारे माइंड में कुछ टाइम तक रहे, कुछ टाइम मतलब एग्ज़ाम टाइम तक कम से कम रहे, जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और जिस पर्पस से हम पढ़ रहे हैं वो पर्पस हमारा सॉल्व हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैंने जो है कोई फॉर्मूले लिखे नहीं हैं जिससे कि मैं लिखता फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेते या आप मुझसे पीडीएफ मांगते, ठीक है ना, या मैं पीडीएफ अपलोड कर देता बिना मांगे। तो ये तो सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये नहीं करा, मैंने ये जो है कि फॉर्मूले लिखने का काम मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मैं यहाँ समझाऊंगा और आपका काम है कि जब कॉपी पेन लेके बैठ के उसको उन फॉर्मूलों को लिख लेना, ठीक है। अपने हाथ से लिखोगे तो दो बात एक्स्ट्रा लिखोगे और लिखना भी। सपोज़ मैं यहाँ पर आपको कोई फॉर्मूला बता रहा हूँ तो आपको जो है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देना है अपनी तरफ से, एक्स्ट्रा ऐड कर देना है अपनी तरफ से जो आपकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई ट्रिक आपने खुद बनाई हो या कुछ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, उसके अकॉर्डिंग उन्हीं नोट्स में आप उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड ऑन नोट्स हो जाएंगे, वो और अच्छे नोट्स हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो नोट्स में हमेशा कुछ ना कुछ आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है, तभी उन नोट्स की वैल्यू है, ठीक है ना। मैंने बता दिया, मैं भाई वो चीज़ बता दूंगा जो मैंने सीखी हुई है, ठीक है। लेकिन हर बंदा जो है लर्न करता रहता है। मैं भी लर्न कर रहा हूँ इस लाइफ से, अपनी स्टडीज़ से, आप भी लर्न कर रहे हो, ठीक है। आप जो चीज़ समझ रहे हो और जो मैं चीज़ समझ रहा हूँ दोनों में डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस जो हो सकता है आपका समझने का तरीका मुझसे अच्छा हो, आप मुझसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा समझे हो। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ समझे हैं जो स्पेशल है उसको नोट करिए अपने नोट्स में और प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट ऑन द एग्ज़ाम, उसको एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करिए, देखिए फ़ायदा होगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला टॉपिक मैंने आपसे बताया कि पहला हम लेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के फॉर्मूलेस कौन से हैं ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें पहला तो फॉर्मूला यही है कि व्हाट इज़ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भाई इससे तीन फॉर्मूले निकाल सकते हो आप। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात समझ में आ रही है। इसी फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले निकल गए। अब इसी फॉर्मूले से हम और रिलेशन भी बना सकते हैं, जैसे देखते हैं। मैंने बताया आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं कह रहा हूँ डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, ये एक कांस्टेंट वैल्यू सी, इसको सी मान लेता हूँ। तो सी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई टी हो जाएगा। तो मतलब एस इज इक्वल टू सी बाय टी हो गया। तो एस और टी में क्या रिलेशन आ गया बताओ। मतलब एस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है। अगर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम बढ़ेगा तो स्पीड कम होगी और टाइम कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, सही है। अब वहीं पर जो है भाई फॉर्मूला था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वहीं पर अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट कर देता हूँ, स्पीड कांस्टेंट है मेरी, तो स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा। मतलब कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम अगर स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। सिमिलरली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम था, अब मैंने टाइम को कांस्टेंट कर दिया। टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज इक्वल टू सी इंटू एस। मतलब कि डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो अगर जो है टाइम इज कांस्टेंट तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। तो स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। दोस्तों ये सब फॉर्मूले जो ये कॉन्सेप्ट है ये कब काम आते हैं? जब आपको रिलेटिव, माना कि एक डिस्टेंस दे दी, डिस्टेंस तो सेम है और दो व्हीकल हैं ए और बी, डिस्टेंस सेम है। एक की स्पीड सपोज जो है 20 दे रखी है, एक की स्पीड 10 दे रखी है, और वो पूछ रहा है कि जो है कौन जल्दी पहुंचेगा कौन देर पहुंचेगा, इस टाइप से कुछ पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम जानते हैं स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो टाइम कम लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंपैरिजन में काम आता है ये। क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे इस टाइप के, तो कंपैरिजन में ये चीज़ें काम आती हैं।
बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस में और देखते हैं भाई। क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जो आपको दिया होता है स्पीड, जैसे दे दिए 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, आपको चेंज करना है इसको मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करेंगे भाई? अगर आपको दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर, आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। जो इसका बेसिक है वो क्या है भाई? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 घंटे में कितने सेकंड? 60 × 60। उसको सॉल्व करें ज़रा। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। मतलब कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो किलोमीटर पर आ रहा है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो भाई इतना तो हमें सॉल्व करना नहीं है, इतना तो हमें ये मैंने बता दिया। अगर जो है कुछ और आता है यहाँ पे किलोमीटर पर मिनट आता, तो उस टाइम पर कैसे हम चेंज करेंगे तो उसके लिए मैंने बता दिया। लेकिन अगर आपको दे रखा है केवल कि भाई किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो दोस्तों हम करते हैं मल्टीप्लाई 5/18 से, ठीक है। वहीं उल्टा अगर मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से। अब भाई याद कैसे करें इसको? तो याद ऐसे कर सकते हो भाई, किलोमीटर जो है बड़ी क्वांटिटी है और मीटर छोटी क्वांटिटी है, तो बड़ी से छोटी में जा रहे हैं ना, तो ऊपर छोटी वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 और 18 तो माइंड में रखो। अब ये दिक्कत यहाँ पे आती है कि देखिए ऊपर 5 आएगा या ऊपर 18 आएगा, दिक्कत इस चीज़ में आती है। तो वो चीज़ कैसे सॉल्व कर सकते हो कि जो हम छोटी में जा रहे हैं ना, किलोमीटर बड़ी है और मीटर छोटी है, हम छोटी में जा रहे हैं ना तो छोटी को ऊपर रखो, हम बड़ी में जा रहे हैं ना तो बड़ी ऊपर रखो, ठीक है। 5 और 18 तो आपको माइंड में रखना ही रखना है। अब ऊपर 5 आएगा या ऊपर 18 आएगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया तरीका कि हम अगर छोटी में जाएँ तो ऊपर छोटी रखनी है, हम अगर बड़ी में जा रहे हैं तो ऊपर बड़ी रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद आता है कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ एवरेज स्पीड वो देख लेते हैं। सपोज़ आपको दिया ये एक डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है और एक बंदा है वो जाता है यहाँ से, सपोज़ T1 टाइम में यहाँ गया और T2 टाइम में यहाँ से वापस आ गया, ठीक है। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक व्हीकल है वो स्टार्ट होता है ए पॉइंट से और जाता है बी पॉइंट तक T1 टाइम में, और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आता है T2 टाइम के अंदर। आपसे पूछा कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, आपसे पूछा क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड। तो दोस्तों फॉर्मूला सिंपल है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। अब डिस्टेंस कितनी टोटल है भाई? जाना भी डी है और आना भी डी है, तो मतलब कि डी प्लस डी, डिस्टेंस हो गया 2D। जाना भी डी है और आना भी डी है, डिस्टेंस हो गया 2D। और टाइम जाने का T1 और आने का T2, मतलब T1 प्लस T2। बात समझ में आ रही है? ये हो गया एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल टाइम। ये करेंगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाती है। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, आपको सपोज़ दे दिया स्पीड दे दी, सही है, आपको दिया कि ये डिस्टेंस दे रखी है D, जाने की स्पीड दे रखी है सपोज़ x है और आने की स्पीड दे रखी है y है। अब क्या करें भाई? हमें तो बताया तो सर ने कि जो है स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो दिया नहीं यहाँ पर, तो दोस्तों घबराना क्यों है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस टोटल, तो D प्लस डी तो हो गया ऊपर, जाने का D और आने का D। अब नीचे बचा टाइम की बात। तो टाइम क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो D/x प्लस D/y। ज़रा सॉल्व, ये भाई ये टाइम जाने का हो गया, ये टाइम आने का हो गया, सॉल्व करते हैं ज़रा इसको भाई। तो 2D अपॉन एल्सियम ले लो, एल्सियम लेंगे इसका, तो भाई नीचे आ गया x और y, यहाँ पर D कॉमन ले लिया, x प्लस वाई यहाँ पर आ गया, तो D से D गया, तो ये कितना आ जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो दोस्तों ये आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कि अगर आपको स्पीड दे रखी है, जाने की स्पीड और आने की स्पीड दे रखी है ना अगर आपको, तो कुछ नहीं करना, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड, ठीक है ना। अगर आपको जाने की स्पीड और आने की स्पीड दे रखी है तो जो है 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन सम ऑफ स्पीड। निकाला कैसे मैंने बता दिया आपको, ये तरीका है निकलने का इसका, ठीक है ना। तो भाई निकालोगे ये सब करोगे तो जो है कम से कम इसी में ही आपकी जो है 20 से 25 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो जो है वही टाइम बचाना है हमें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हार्ड वर्क।
अगर आपने पहले ये समझ रखा होगा कि कैसे निकल के आएगा तो ये आपके माइंड में कभी भूलने के नहीं आप इस चीज़ को 3-4 बार अगर आप करके देख लोगे अपने हाथ से इसको लिख के देख लोगे तो मैं समझता हूँ कि ये एग्ज़ाम तक भी नहीं भूलने के इस चीज़ को आप कि ये 2x वाई पॉइंट प्लस वाई आया कहाँ से। तो वही चीज़ है दोस्तों, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे और ऐसा भी नहीं आएगा कि कि क्वेश्चन हम पढ़ें और हमें ना आते हों। ठीक है, वो तब हो सकता है कि जब आपने प्रैक्टिस ना करी हो। भाई जो लेवल है वो बड़ा है, नो डाउट। ठीक है, वो क्यों बड़ा है? क्योंकि ये बच्चों का हार्ड वर्क बड़ा है, बच्चों का हार्ड वर्क बड़ा है इसलिए लेवल बढ़ाना पड़ा। तो इसलिए हमें, अगर हम अपना हार्ड वर्क बढ़ा देंगे तो हम लेवल हमारा उतना ही हो जाएगा, पेपर का लेवल हमारे लिए उतना ही हो जाएगा अगर हम अपना हार्ड वर्क बढ़ाएंगे। हो क्या रहा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा वो अपना हार्ड वर्क तो इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उनका हार्ड वर्क पहले जैसा ही, जो आज से 4-5 साल पहले था हार्ड वर्क, वो लेवल उतना ही है उनका, लेकिन पेपर का लेवल बढ़ रहा है। तो हमें अपना भी हार्ड वर्क बढ़ाना है। डू हार्ड वर्क। ठीक है, डू मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस, डू मोर प्रैक्टिस। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने बताया कि जो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, म्यूचुअली क्या इनमें रिलेशन है, वो सब चीज़ हमने देखा। एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। मैंने कहा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। दोस्तों आपको मालूम है एपी और एचपी क्या होता है? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जिसने 12th पास करी होगी साइंस बैकग्राउंड से उनको ये चीज़ मालूम होगी, अच्छे से पढ़ा होगा। और जिसने नहीं करी तो उसको बता देता हूँ मैं एपी और एचपी क्या होता है। भाई अगर सपोज़ आपकी सीरीज़ दे रखी है, नंबर पहला 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया, तो आप देख लो कि जो इनके बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ 1 का, इधर भी 1 का, इधर भी 1 का। अगर ऐसी सीरीज़ हो जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, कॉमन डिफरेंस सेम हो जाए, उसको बोलते हैं एपी। ठीक है, अब 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, तो ये इस एपी का उल्टा हो गया ना, इस एपी का उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एचपी। भाई ये एपी है और ये हो गया एचपी। बात समझ में आ रही है कि एपी एचपी क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने क्यों इस चीज़ को छेड़ा? वो छेड़ा इसलिए कि जो स्पीड है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। तो ए पी एच पी में भी क्या है देखो तो, भाई यहाँ पर 2 था, यहाँ 1/2 आ गया, तो इन्वर्स हो गया ना। मतलब ए पी और एच पी में क्या रिलेशन है कि ए पी एच पी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोस्तों जैसे हमने बताया आपको यहाँ पर कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम। सिमिलरली हम जानते हैं कि ए पी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/एच पी। ए पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पी। तो अगर हम कंपेयर करें तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपकी स्पीड जो है ए पी के अंदर दे रखी है तो टाइम आपका एच पी में होगा। मेरा मतलब कहने का केवल इतना था। और अगर आपका टाइम दे रखा है ए पी के अंदर तो आपकी स्पीड एच पी के अंदर हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए और बी है। ए की स्पीड दे रखी है सपोज़ 2 है और बी की स्पीड दे रखी है सपोज़ 4 है। ठीक है, बोल रहा है कि इनकी स्पीड ए पी के अंदर बढ़ती कुछ ऐसा दे रखा है, या सपोज सी एक दे दिया, वहाँ स्पीड उसकी 6 होगी। डिस्टेंस सेम है, पूछा टाइम कितना लेंगे ये। तो टाइम कितना लेंगे तो भाई ये लेगा टाइम 1/2, ये लेगा टाइम 1/4 और ये लेगा टाइम 1/6। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है। बात समझ में आ रही है? तो स्पीड अगर ए पी में दे रखी है आपको तो टाइम जो है वो एच पी में हो जाएगा। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला और बचता है लास्ट, उसमें क्या है कि मैंने जो अपनी सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ बताया भी उसमें, अगर सपोज़ 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन ये जा रही है ट्रेन 1 और एक ट्रेन ये जा रही है ट्रेन 2। ठीक है ना, और इनकी स्पीड दे रखी है भाई, एक की स्पीड ए है, एक की स्पीड बी है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? तो अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। वहीं पर अगर जो है डायरेक्शन होती सेम, सॉरी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। डायरेक्शन होती सेम। ठीक है, सेम डायरेक्शन,
तो ये सपोज ए है और ये बी है, तो रिलेटिव स्पीड जो है वो हो जाएगी माइनस। क्या हो जाएगी? माइनस। तो डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड में दोनों की स्पीड ऐड कर देंगे, और अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड में स्पीड हम माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये स्पीड टाइम डिस्टेंस के ये फॉर्मूलेस थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आ रही है? प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो इसमें फॉर्मूला भाई पहले समझते हैं व्हाट इज़ प्रॉफिट, व्हाट इज़ लॉस, ये आता कहाँ से। तो इस सब का संबंध किससे है? कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस से। कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? भाई कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जिस पर हम परचेज करते हैं सामान, जिस प्राइस पे हम सामान को परचेज कर रहे हैं। हम का मतलब हम में जो है होल सेलर भी हो सकता है, हम में जो है रिटेलर भी हो सकता है, हम में एक शॉपकीपर भी हो सकता है, हम में एक जो है जो प्रोड्यूसर है वो भी हो सकता है। जिस प्राइस में वो परचेज कर रहा है सामान को, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस। और जिस प्राइस पर वो सेल करता है, बेचता है, दैट इज़ सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पर जो भी व्यक्ति है, चाहे वो होल सेलर है, चाहे वो शॉपकीपर है, चाहे वो रिटेलर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है, अगर वो जिस प्राइस पे सेल कर रहा है, बेच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है? अब भाई व्यापार जब करेगा आदमी, तो व्यापार करेगा तो उसमें जो है भाई प्रॉफिट भी होगा, मतलब फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। ठीक है, फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी होगा। तो भाई फ़ायदा कब होगा? अगर जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस से तो फ़ायदा होगा, बट अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से तो नुकसान होगा। बात समझ में आ रही है? भाई अगर मुझे फ़ायदा करना है तो मैं सामान अपना जिस जिस रेट पे सामान मैंने परचेज़ किया है उससे एक्स्ट्रा में बेचूंगा तो मुझे फ़ायदा होगा, और अगर मैंने जिस रेट पर परचेज़ किया उससे कम में बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा? तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ये प्रॉफिट होगा। और लॉस कितना होगा? लॉस इज़ इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ये लॉस होगा। बात समझ में आ रही है? मैं समझता हूँ समझ में आएगा आपको कि जो प्रॉफिट कितना होगा एस पी माइनस सी पी, और लॉस कितना होगा सी पी माइनस का एस पी। अब भाई यहाँ पर देख लेते हैं हम कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा और लॉस परसेंट कितना होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा और लॉस परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है अगर आपको, तो प्रॉफिट जो आपका हुआ है एस पी माइनस सी पी, प्रॉफिट जो हुआ है उसको डिवाइड कर दो सी पी से और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। लॉस कितना हुआ है? तो लॉस को डिवाइड कर दो सी पी से मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, चाहे लॉस है चाहे प्रॉफिट है, अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो डिवाइड कर दो सी पी से मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो आपका प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आ जाता है। बात समझ में आती है? चलिए, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस में केवल यही फॉर्मूले हैं जो जिस पर आपको क्वेश्चन करना है। इसके अलावा अगर आप बेवजह के फॉर्मूले याद करोगे तो उसमें गलती ही आपकी होगी, सही नहीं होगा। इसका एक मतलब सिंथेसाइज मैनर देख लेते हैं हम, जो फॉर्मूलेज और दिए होते हैं बड़े बड़े, वो देखते हैं उसमें क्या दिया होता है। चलो भाई, सपोज़ आपको दिया, तो मैंने आपको बताया कि जो है एस पी माइनस सी पी इज़ इक्वल टू प्रॉफिट, ये बोला मैंने। ठीक है, और मैंने आपको बताया अगर मुझे इसको जो है प्रॉफिट परसेंट की टर्म्स में लिखना है, इस चीज़ को मुझे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, एस पी सी पी पूछता है, ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है सी पी और एस पी। तो दोस्तों प्रॉफिट परसेंट का मुझे पता था कि ये डिवाइड करना पड़ता है सी पी से, तो मैंने यहाँ पे सी पी से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। और मुझे 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में, कोई दिक्कत। तो भाई ये तो टर्म बन गई क्या, प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ कितना आया? यहाँ आया 100 इंटू एस पी बाय सी पी माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको और भी अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो 100 भी, ठीक है,
तो अभी जो आया था फॉर्मूला वो आया था 100 SP/CP -1 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट आ गया था। तो ये आ जाता 100 इंटू SP/CP -100 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से आ गया 100 मल्टीप्लाई SP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो SP/CP का रेशियो क्या आ गया भाई? SP/CP का रेशियो आ गया 100 प्लस प्रॉफिट बाय 100। अगर मैं यहाँ से ये 100 हटा दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो SP/CP का रेशियो क्या आ गया? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो ये एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हो अगर क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है आपको। पूछते हैं, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया होता है, पूछते हैं कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ SP एंड CP, या प्रॉफिट परसेंट दे दे, CP दे दिया, आपसे पूछ लिया SP क्या है, तो वहाँ पर पूरा सॉल्व करेंगे ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसमें अगर हम केवल ये फॉर्मूला याद है कि भाई SP और CP में जो है रेशियो क्या होता है, तो याद कैसे रखोगे भाई? SP में फ़ायदा हो रहा था ना, SP, अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा मतलब कि यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। 100 में ही प्लस करना है, 100 में प्लस क्या प्रॉफिट परसेंटेज, और बाय 100 आना ही है, ठीक है। सेम फॉर्मूला, बस तो दो लॉस का बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला वो? SP/CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये निकाला। सेम फॉर्मूला लॉस का बनता है, SP/CP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100, ठीक है। तो आप देख रहे हो मतलब कि भाई याद कैसे करना है, हम दिक्कत होती है कि देखिए माइंड में कैसे बिठाएं फॉर्मूले को, ये दिक्कत सबसे बड़ी है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। भाई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट में मतलब प्लस होगा ना, तो प्लस 100 में प्लस करना है प्रॉफिट परसेंट। लॉस है तो माइनस होगा ना भाई, नुकसान हुआ तो माइनस होगा ना, तो 100 में माइनस करना है, ठीक है। ध्यान रखना ऊपर SP नीचे CP आएगा। हम निकाल रहे हैं रेशियो SP और CP का, ना कि CP और SP का। SP/CP इज इक्वल टू, अगर प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100, और अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100। बात समझ में आती है आपको? चलिए, तो ये अगर दो फॉर्मूलेज आपको याद हैं इसमें, तो इनसे क्या है क्वेश्चन थोड़ा क्विकली सॉल्व हो जाएंगे, टाइम वेस्ट कम होगा आपका, ठीक है। इसको लोग ट्रिक बोल देते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, सही। तो ये फॉर्मूले हैं प्रॉफिट और लॉस के। तो अब आगे देखते हैं कि टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट में कौन सा फॉर्मूला होता है? डिस्काउंट क्या होता है पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट, कभी आप गए होगे, लिखा होता है कि जो 10% डिस्काउंट पे चीज़ मिल रही है, 20% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो भाई होता क्या है कि जो कोई भी सामान है, कोई भी सामान है, उस पर कोई एक मार्क प्राइस पड़ा होता है, MRP जिसको बोलते हैं, मार्क प्राइस पड़ा होता है किसी भी सामान के ऊपर। बट अगर डिस्काउंट लिखा है कि भाई बाहर बोर्ड लगा दे कि जो 10% डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस MP पर वो क्या करेगा, जो MP होगा उस पर 10% काट कर तब वो आपसे पैसे लेगा, मतलब वो उतने का सामान बेच रहा है। तो SP क्या होगा? SP हो जाएगा कि जो है MP पर जो उसने डिस्काउंट काटा है वो SP हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट का कि डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस पे लगता है। मार्केट प्राइस में अगर हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है। क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस निकलता है। अब आता है डिस्काउंट परसेंट क्या होता है भाई? डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि डिस्काउंट लगता है MP के ऊपर, डिस्काउंट लगता है मार्क प्राइस के ऊपर। तो डिस्काउंट बाय MP इंटू 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट परसेंट। ये डिस्काउंट परसेंट है। डिस्काउंट बाय MP इंटू 100 इज डिस्काउंट परसेंट। ये फॉर्मूला है डिस्काउंट। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई होगी मुझे लगता है, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है कि जो कोई इसमें दिक्कत वाली बात हो। क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में इस टाइप से पूछ लेते हैं। आपको CP दिया होता है, CP दिया होता है, SP दिया होता है, MP दिया होता है, कुछ प्रॉफिट और डिस्काउंट में रेशियो पूछ लिया, या लॉस और डिस्काउंट में रेशियो पूछ लिया, तो आप निकाल सकते हो इजीली। भाई प्रॉफिट निकालना है तो SP माइनस CP करना पड़ेगा, डिस्काउंट निकालना है तो जो MP माइनस SP करना पड़ेगा, लॉस निकालना है तो CP माइनस SP करना पड़ेगा, डिस्काउंट में तो MP माइनस SP ही होना है। जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर दो आपस में। तो थोड़ा पेशेंस रख के क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ईजिली हो जाता है,
ठीक है, ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। अगला टॉपिक है परसेंटेज। तो परसेंटेज में फॉर्मूलेस क्या हैं भाई? परसेंटेज में फॉर्मूले तो एज सच कोई भी नहीं है, ठीक है। बट मैंने बताया था आपको, जब मैंने क्वेश्चन सीरीज़ करवा रहा था, परसेंटेज क्वेश्चंस कराए थे मैंने, तो आपसे मैंने कहा था भाई कुछ परसेंट के फ्रैक्शंस वैल्यू आपको याद करनी है। अगर कुछ परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होगी तो आपको एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम कम होगी, टाइम बच जाएगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल 1% क्या होता है भाई? 1% 1/100। 5% तो 1/20। 10% 1/10। 12.5% कितना होता है? 12.5% 1/8, ठीक है। सिमिलरली 20% कितना होता है? 1/5। 25% 1/4। 1/3% कितना होता है? 1/3। 50% 1/2। 75% 3/4। 80% दोस्तों 80% कितना होता है? 4/5। 90% 9/10। 99% कितना होता है? 99/100। 100% कितना होता है? 1, ठीक है। 125% कितना होता है? 5/4। 150% कितना होता है? 3/2। 200% कितना होता है? 2, ठीक है। ये तो बेसिक थे, ये तो ऐसा है कि ये कि आने चाहिए। और भी इससे भी टफ जो होते हैं वो आपको याद करने। 57 1/2%। 57 1/3%, इस टाइप से भी होता है। ये सब चीज़ें भाई आपने देखा होगा लास्ट ईयर जो पेपर आया था CGL टायर 2 का, तो उसमें कि वो पेपर कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन दे रखी थी उसके अंदर। तो भाई अगर हमें पेपर, भाई देखो सिलेबस तो सेम है, क्वेश्चंस प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस बच्चों ने लगा रखे हैं, और दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, कोचिंग्स हैं, उन्होंने क्वेश्चंस करवा भी रखे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बच्चों को पता है, रट लिए हैं, मेथड्स पता हैं, रट लिए हैं। तो डिफरेंस कहाँ आता है? फिर भी जो है सिलेक्शंस कुछ बच्चों का होता है और अधिकतर बच्चों का नहीं हो पाता। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है आपकी स्पीड पर। डिफरेंस आता है स्पीड पर। तो हमें मेन अब से जो है ना, आपके पास भाई 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम है टायर 2 का। तो अब से जो है, या जब भी आपका कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है और आपको टाइम मिलता है सपोज़ 1-2 महीने का, तो मैं समझता हूँ कि आपने प्रैक्टिस तो करी होगी, आपने फॉर्मूलेज याद किए होंगे, ठीक है ना। तो अब से आपको जो है प्रैक्टिस तो करनी ही है, आपको अपनी स्पीड भी चेक करनी है कि मैं क्वेश्चन क्या 1 मिनट के अंदर कर पा रहा हूँ। भाई मैथ्स में हमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए, चाहे वो आए आपका CGL टायर 2 में, चाहे वो आपका आए CGL टायर 1 में, चाहे वो आपका आए CHSL में, चाहे वो CPO के अंदर आए, चाहे वो DSSB के अंदर आए, किसी भी एग्ज़ाम में मैथ का क्वेश्चन अगर आता है और आप अगर 1 मिनट से ऊपर टाइम ले रहे हैं, तो मतलब कि आपके मेथड में कहीं गड़बड़ है, आपकी स्पीड स्लो है। वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, नहीं तो आप जो है जो और इजी क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आप उनको छोड़ देंगे और छूट जाएंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं अभी या प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पर, तो चेक करिए कि मेरी स्पीड क्या 1 मिनट से ऊपर जा रही है। अगर आपकी स्पीड 1 मिनट से ऊपर जा रही है दोस्तों, तो आप खतरे में हैं। आप समझ जाइए कि जय कि यू आर इन डेंजर। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। तो अभी टाइम है, अभी कोई देर नहीं हुई, अभी आपके पास टाइम है। यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, और स्पीड इंक्रीज होती है दोस्तों प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और कुछ मेथड चेंज करना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का, और प्रैक्टिस करनी है। इन दो चीज़ों से स्पीड बढ़ जाती है। मैं कुछ ट्रिक्स का भी वीडियो लेके आऊँगा, मतलब उसमें कुछ सॉल्विंग ट्रिक्स हैं, ये ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, स्क्वायर रूट निकालने की, रूट निकालने की, स्क्वायर्स निकालने की, वो कुछ ट्रिक्स मुझे मालूम है थोड़ा बहुत। तो वो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आपको उससे फ़ायदा होगा। स्क्वायर रूट निकालना या स्क्वायर निकालना या मल्टीप्लाई डिवाइड में भी बहुत टाइम वेस्ट होता है बच्चों का, तो उसमें टाइम वेस्ट ना हो,
उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा और उसके लिए वीडियो एक अलग से मैं लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, आपको ज़रूर देखना उस वीडियो को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ एक चीज़ समझ लेते हैं इसमें भाई। अब सपोज़ मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, कोई कोई ऑब्जेक्ट है, उसका प्राइस आप हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट है कोई और उसका प्राइस हमें दे रखा है सपोज़ एक्स है प्राइस, ठीक है। और इसका प्राइस जो है वो R% से बढ़ जाता है, ठीक है, R% से बढ़ जाता है। तो कितना बड़ा होगा? तो भाई जो पहले प्राइस था वो, ठीक है, 1+R/100, ये प्राइस आ गया हमारा नया। x इंटू 1+R/100, ये हमारा नया प्राइस आ जाता है। तो दोस्तों अगर इसमें हम देखें ज़रा इस चीज़ को ज़रा गौर से देखो। अभी जो ये आया निकल के, ये हमारा अभी का प्राइस आया ना, ठीक है ना। पहले का प्राइस क्या था हमारा? x था। देखो हमारा जो है इस क्वेश्चन में मैंने कहा कि जो कोई ऑब्जेक्ट है उसका प्राइस R% से बढ़ जाता है। तो हमारा जो है करंट प्राइस, जो पहले प्राइस था वो x था, अब कितना हो गया? x इंटू 1+R/100, अब ये प्राइस हो गया। पहले कितना था? x था ना। तो मतलब जो अभी प्राइस है, करंट प्राइस है, वो ये है, और जो प्राइस था ओरिजिनल वो x था। इनमें रेशो क्या आया? इनमें रेशो आया 1+R/100 का। इसको सॉल्व करेंगे तो 100+R/100, ये रेशो आ गया करंट प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस में। तो दोस्तों ये आप इसको ट्रिक मान लो या एक फॉर्मूला मान लो कि अगर करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस में रेशो निकालना है, और अगर आपको रेट % दे रखा है तो घबराना नहीं है कि हमें प्राइस तो दिया ही नहीं है, घबराना नहीं है। तो प्राइस की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं प्राइस कट गया, रेट % की ही नीड पड़ेगी। तो रेट % दे रखा है अगर, तो आपको 100 में उस रेट % को ऐड करो और अपॉन कर दो 100, वो रेशो आ जाएगा करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस के बीच में। अब क्वेश्चन पूछता है कि ये कितने % से करंट प्राइस बढ़ गया या कितने % से करंट प्राइस कम हो गया। तो दोस्तों वो भी सॉल्व नहीं से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये C/O करंट प्राइस और ओरिजिनल प्राइस की वैल्यू, सपोज मैं कहता हूँ कि ये कि आ गई 4/3, 4 प्राइस करंट का है और जो प्राइस ओरिजिनल है वो 3 है। कितने % से बढ़ गया? तो भाई कितना डिफरेंस है? एक का डिफरेंस है, एक से बढ़ा ना। पहले कितना प्राइस था? 3 था, और इंटू 100 कर दो, मतलब 33, 1/3% से प्राइस बढ़ गया। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है, समझना है। वहीं पे कह रहा है कि अगर कम हो जाए, भाई आपसे बोला कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो करंट ओरिजिनल प्राइस है वो x था और R% से डिक्रीज़ कर गया, तो क्या हो जाएगा भाई? 1-R/100 ये इंटू x, ये तो हो गया करंट प्राइस, अपॉन ओरिजिनल, तो बाय x कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1-R/100 हो जाएगा। ऐसे हम लेंगे तो 100-R/100, ये आ गया आपका करंट बाय ओरिजिनल आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं आ रहा, केवल थोड़ा लॉजिक लगाना है और माइंड ओपन करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इजीली क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं भाई, सपोज अभी टाउन की पॉपुलेशन x दे रखी है और फर्स्ट ईयर में जो है वो R1% से बढ़ जाते, सेकेंड ईयर में वो जो है R2% से बढ़ जाते, थर्ड ईयर में वो जो है R3% से बढ़ जाती है। तो बताओ कि जब 3 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? तो सिंपल है ये भी भाई, अभी x है, फर्स्ट ईयर के बाद कितने से बढ़ी? R1% से, तो 1+R1/100, फिर बढ़ी R2 से 1+R2/100, और फिर बढ़ी 1+R3/100। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा हमारा। बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप से हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये पूछते हैं भाई, आपसे बोला कोई आर्टिकल है, सपोज ए आर्टिकल है, उसके प्राइस में जो है पहले x% चेंज हुआ और फिर y% चेंज हुआ। तो बताओ जो उसका प्राइस है कितना होगा फाइनल, या उसका कितना नेट चेंज हुआ, कितना % नेट चेंज हुआ, नेट चेंज निकालना है। तो भाई इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो हम सिंपल 100 माने या प्राइस दे रखा है उसमें x% चेंज कर दें,
फिर जो आया उसमें फिर y% चेंज कर दें, आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नहीं तो क्या करो भाई, x प्लस एक्स वाई बाय 100, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे नेट चेंज आएगा और जो भी ये वैल्यू आएगी उसको हम जो करंट जो हमारा प्राइस ओरिजिनल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो कब समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल था, उसका प्राइस दे रखा है हमें 100, ठीक है। पहले उसमें 2% से चेंज आया, उसके बाद फिर आया 3% से चेंज, तो उसका प्राइस क्या है फाइनल वो बताएं। स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ भाई। 100 में जो है चेंज हुआ पहले 2% का, मतलब कि 102%, फिर हुआ 3% का, मतलब कि 103%। तो भाई ये प्राइस है फाइनल। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो ये नहीं करना, तो क्या तरीका है इसका भाई। पहले चेंज हुआ वो 100 रुपये था, फर्स्ट स्टेप में चेंज हुआ 2% से, और फिर चेंज हुआ वो 3% से। तो भाई 2 + 3 + 2 × 3/100, तो ये आ गया 5 + 6/100, मतलब कि 5.06% से चेंज हो जाएगा। तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई 5.06 की, तो कितना आ जाएगा, मतलब 5 रुपये और 6 पैसे से चेंज हुआ। तो अब उसका प्राइस हो जाएगा 105 रुपये और 6 पैसे। ये इसका हो गया फाइनल प्राइस। तो निकल गया ना इजीली, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कुछ डिवाइड नहीं करना पड़ा, केवल जो है भाई 5.06% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 5.06, उसको ऐड कर दिया 100 में, आंसर आ गया हमारा। तो ये फॉर्मूले का ये ब्यूटी है कि जो है आपका टाइम सेव करता है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो टाइम सेव करता है। तो भाई कुछ फॉर्मूलेज तो हमें याद करके जाना है, रट के जाने होते हैं मैथ्स के, ठीक है भाई। ये एग्ज़ाम जो है 8th क्लास का 10th क्लास का तो है नहीं, या हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड क्लास का कि जो भाई पूरा इलेबोरेट करो, तो बताओ स्टेप बाय स्टेप की कैसे हुआ तब मार्क्स मिलेंगे। नहीं, ये है आपके जीवन का एग्ज़ाम, ये है आपके करियर का एग्ज़ाम, ठीक है, जिससे आपका आगे का भविष्य तय होता है। तो उसमें हमें कुछ अपना जो तरीका है पढ़ने का वो चेंज करना पड़ता है। जो हमने पढ़ाई करी 11th 12th तक, ग्रेजुएशन तक, वो पढ़ाई अलग थी, और जो करनी पड़ती है टू क्रैक द कंपटीशन, वो पढ़ाई अलग होती है। कंपटीशन क्रैक करने के लिए जो पढ़ाई हम कर चुके होते हैं वो काम नहीं आती। आप हमेशा देखना, आपको नया ही पढ़ना पड़ता है। हाँ, हम क्यों करते हैं क्यों करते हैं ग्रेजुएशन, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो इंक्रीज़ हो। अगर इंटेलेक्चुअल लेवल आपका इंक्रीज़ नहीं होने का तो क्या है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपका जो है आप उस लेवल तक सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए अगर हमें उस लेवल तक सोचना है कि जो है हम क्वेश्चन को समझ पाएँ, ट्रिक को समझ पाएँ, तरीके समझ पाएँ, तो उसके लिए पहले हमें अपना इंटेलेक्चुअल लेवल, IQ लेवल, ठीक है, वो इंक्रीज़ करना पड़ता है। वो हमारी जो रेगुलर स्टडीज़ हैं जो हम करते हैं उससे होता है इंक्रीज़। और फिर किस तरीके से ये जो कल्चर है हमारा, एजुकेशन कल्चर जो है उसमें रहना है, सीखना है, पढ़ाई करने की आदत, वो सब हम स्कूल्स और कॉलेज से सीखते हैं, इसलिए वो चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये इस पार्ट में आज मैं यही समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगले पार्ट में देखते हैं आगे की जो चैप्टर्स हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया आपको आज, जो फॉर्मूलेस मैंने बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और आपने उसको नोट भी किया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो है यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो है आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे कि जो आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो बताइए, बेकार लगे तो बताइए, कमेंट का वेट रहता है मुझे हमेशा आपके। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।